स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क। आज के वीडियो में अपन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यानी जो गुरुत्वीय केंद्र है वो किसके लिए डिस्कस करेंगे, एक आर्क यानी एक चाप के लिए क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एक चाप के लिए जो गुरुत्वीय केंद्र होता है उसको अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो अपनी अलग अलग टाइप की जो आकृतियाँ होती है, अलग अलग जो अपन ने यहाँ पे शेप्स देखते हैं, अलग अलग जो आकृतियाँ होती है उनके गुरुत्वीय केंद्र जो होते हैं वो किस तरह से यहाँ पर डिफाइन हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें एक सर्कल का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होगा, एक जो यूनिफॉर्म रॉड है उसका यहाँ पर किस तरह से होगा, तो कुछ आकृतियाँ हैं जिनके लिए जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म रॉड यानी एक समान छड़। अब आप एक समान छड़ से जो समझ ही गए होंगे उसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई जो है वो क्या रहती है, अपनी एक जैसी रहती है। तो एक समान जो छड़ है, छड़ मतलब एक लंबी कोई जो अपन देख सकते हैं छड़ जैसे डंडा है, ठीक है, तो एक समान छड़ के जैसा ही रहता है इसमें। तो जो एक समान छड़ होता है उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, उसका मध्य बिंदु होगा। मतलब उस छड़ का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उसका गुरुत्वीय केंद्र के रूप में डिफाइन होगा। मतलब उसके जितने भी बल होंगे वो सब कहाँ पर कंटेन होंगे, उसके मध्य बिंदु पर जो है वो वहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, जो दूसरी शेप होती है वो होती है अपनी प्लेट, एक वर्तीय प्लेट। वर्तीय प्लेट कह दो या आप वर्ताकार आकृति कह दो, ठीक है, वृत्तीय प्लेट। तो इस वृत्तीय प्लेट के लिए जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे डिफाइन होगा, तो वृत्तीय प्लेट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक सिंपल सा काम रहता है, उसका वृत्त का केंद्र। ठीक है, उस वृत्त का जो केंद्र होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फॉर्म में डिफाइन होगा। ठीक है, ये अपना दूसरा टाइप का शेप हो सकता है। तीसरा, दो समान कण। दो समान कण जो है वो किसी तल में स्थित है और उनके लिए अपने को सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है। मान लो ये कोई अपना एक कण है, ये अपना दूसरा कण है, तो जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस तरह से डिफाइन होगा, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी उस रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु जो होगा ना वही क्या होगा, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फॉर्म में डिफाइन होगा। मान लो ये पॉइंट है O, तो ये क्या हो जाएगा, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों जो समान कण हैं उन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसका मध्य बिंदु जो होगा ना उसकी फॉर्म में अपन क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करेंगे। और उसके बाद बात आती है अपना त्रिभुज पर रखे तीन समान कण। मान लो कोई त्रिभुजीय संरचना में रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ और एक कण यहाँ, ये तीनों कैसे हैं, समान कण हैं। ठीक है, एक त्रिभुजीय स्थिति के अंदर तीन समान कण रखे हुए हैं, तो इनका जो गुरुत्वीय केंद्र होगा वो क्या होगा, इनकी जो भुजाएं होगी, ठीक है, इनके अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, इनके अर्धकों से मतलब समझ गए होंगे आप, अर्धकों मतलब आधा, अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, इनकी जो भुजाएं होगी उन भुजाओं का आप क्या लेओगे, आधा, यानी आप इन तीनों भुजाओं का क्या करवाओगे, समद्विभाजन करवाओगे। और इन तीनों भुजाओं का जब आप समद्विभाजन करवाओगे तो वो तीनों भुजाएं जो है समद्विभाजन कराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, जो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फॉर्म में डिफाइन होगा। तो मेरी बात सभी को अच्छे से क्लियर होगी कि किस तरह से अपन यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स थी जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपने को यहाँ पे ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से अपन उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसाइड कर सकते हैं। अब जो है वो अपन एक आर्क को देखेंगे। आर्क के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन होती है उसके फॉर्मूले जो हैं उनको देखेंगे और फिर उनका यूज भी यहाँ पर अपने देखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए देख रहे हैं अपन, आर्क यानी किसी चाप के लिए देख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं चाप की जो लंबाई होती है वो अपनी कितनी है, यहाँ पे डेल एस है, चाप की लंबाई डिफाइन है डेल एस। द्रव्यमान जो है, जो भी अपन आकृति ले रहे हैं उसका द्रव्यमान जो है वो इसे यहाँ पर किससे डिफाइन है, रो से डिफाइन है, ठीक है। प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, प्रति इकाई लंबाई, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान है ये, ठीक है। तो ये अपने पास में ये गिवन है। तो अपने को यहाँ पर इस तरह से डिफाइन हो गया। अब देखो यहाँ पर जब अपने को x बार इनके CG के निर्देशांक निकालने हैं, CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के निर्देशांक, तो अपन कैसे निकालेंगे, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो वो निर्देशांक जो है वो इस तरह से होंगे x बार, ठीक है, और इसके साथ होगा ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ x ds और नीचे होगा ds, ठीक है, इस तरह से डिफाइन होगा। उसके बाद y बार जो है वो आएगा y ds अपॉन समेशन ऑफ ds। आप समझ गए होंगे x ds और y ds। x ds यानी जो अपने x अक्ष के अनुदिश उसकी लंबाई के अंदर जो चाप को अपन बढ़ाते जाएंगे तो वो जो चीज़ है वो इस फॉर्मूले से दिखाएंगे x अक्ष के अनुदिश, और ये जो अब फॉर्मूला दिखाएगा ये अपना y अक्ष के अनुदिश गुरुत्वीय केंद्र की कंडीशन को दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी, ठीक है। या अगर इसको अपन रो के साथ लिखना चाहें, ठीक है, अगर रो कांस्टेंट होता है तब की बात है ये, रो यानी द्रव्यमान। अगर अपना रो कांस्टेंट नहीं होता है तब अपना फॉर्मूला इस तरह से डिफाइन होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं वो अपन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। रो ds जो है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अब अपन यहाँ पे कुछ जो फॉर्मूले हैं जो अपने रो के या अपनी जो चाप की लंबाई के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, किस किस तरह से अपना जो डिफाइन होता है ds की बात करते हैं, अपना किस किस कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है, पोलर फॉर्म में कैसे होता है, और जो अपनी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उन सभी में अपन ds को जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब अपन कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में अपन सभी जानते हैं कि x और y आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब फलन जो है वो जब y जो है फलन हो किसका, अक्ष का, तो इस कंडीशन में जो ds होगा वो होगा √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इस तरह से जो है वो ये डिफाइन होता है, ठीक है। ds जो है आगे यहाँ पर dx, ठीक है, ये अपना यहाँ पर डिफाइन होता है। और अगर यहाँ पे इसका उल्टा हो, x जो है किसका फलन हो, y का फंक्शन हो, तो ये पूरी रामलीला ही उल्टी हो जाती है, यानी ये पूरा फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर ये जो वैल्यू है ये उल्टा हो जाएगा, यानी dx अपॉन क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ dx की जगह क्या आ जाएगा, dy जो है वही डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने कार्टेशियन फॉर्म की बात हो गई है। कौन सी फॉर्म की, कार्टेशियन, ठीक है। अब अपन सेकंड आते हैं पोलर फॉर्म पे। तो पोलर फॉर्म में अपन जानते हैं कि r फंक्शन हो किसका, थीटा का। तो अपना जो ds है वो देखिए कैसे डिफाइन होगा। ds के लिए फॉर्मूला रहता है यहाँ पे √1 प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और बाहर है डी थीटा। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास है रहती है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो है रूट नहीं आता है, नहीं सॉरी आता है, कन्फ्यूजन है इसमें, आप इसको ध्यान रखिएगा, रूट इसके अंदर आता है, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद अगर ये तो था अपना पोलर फॉर्म में, अब अगर इसको अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में देखें,
पेरीमेट्रिक फॉर्म सभी जानते होंगे। अगर अपने जो भी कोफिशिएंट जो भी अपन यहाँ पे चर लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं वो किसी अन्य वेरिएबल के फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन हो जाए तो अब अपनी क्या होती है, पेरीमेट्रिक फॉर्म डिफाइन होती है। यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि x भी फलन हो किसका, t का, और y भी फलन हो किसका, t का। y लिख देते हैं, f तो अपन यूज कर रहे हैं पहले से ही, ठीक है, ये t के फंक्शन हो तो इस कंडीशन में अपना जो ds है वो कैसे डिफाइन होगा, रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर, और बाहर भी क्या आएगा, dt। तो इस तरह से जो है वो अपना यहाँ पर पेरीमेट्रिक फॉर्म में ये वैल्यू जो है वो इजीली डिफाइन हो सकती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क के लिए आपको इन सभी फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है कि अपना जो चाप होता है उसकी जो लंबाई होती है उसको अपन अलग अलग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने किसी आर्क के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया और कुछ शेप के लिए भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपन ने देखा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।